अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम एंजाइम्स की डेफिनेशन देखते हैं। एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं, यानी कि इस बायोकेमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करती हैं और ख़ुद तब्दील नहीं होती। जानदारों के हिसाब में मुख्तलिफ़ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज़ करती हैं, इनकी रफ्तार को बढ़ाती हैं और लेकिन ख़ुद उनमें कोई भी तब्दीली नहीं होती। इसी तरह से इन रिएक्शंस के दौरान एंजाइम्स जिन मालिक्यूल्स पर असरअंदाज होते हैं उन्हें सबस्ट्रेट्स कहते हैं। इन मालिक्यूल्स को जिन पर एंजाइम्स असरअंदाज होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट्स कहते हैं। और इसी तरह से एंजाइम्स जो हैं वो जब इन मालिक्यूल्स पे असरअंदाज होते हैं तो इन्हें मुख्तलिफ़ मालिक्यूल्स में बदल देते हैं, यानी कि इनसे कुछ नए मालिक्यूल्स बनते हैं। इनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनने वाले जो मुख्तलिफ़ मालिक्यूल्स हैं, नए मालिक्यूल्स हैं, इन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो अभी तक आपने 3 डेफिनेशंस देखी, एंजाइम्स, इसके बाद सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स। इसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत होती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बूस्ट अप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम तवानाई है जो किसी रिएक्शन का आगाज़ करवाने के लिए ज़रूरी होती है। जब कोई रिएक्शन स्टार्ट करना होता है तो हमें एक एनर्जी दरकार होती है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमें ये डायग्राम दिखाई गई है, जहाँ पे एक फोर्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी की शक्ल में हमें पहले लगानी पड़ती है और उसके बाद प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी पीक से होता हुआ अपने प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसी तरह से इस मैप में हमें सबस्ट्रेट्स भी दिखाए गए हैं, वो मालिक्यूल्स जिन पर एंजाइम्स अमल करते हैं, और प्रोडक्ट्स भी दिखाई गई हैं। और इसके साथ हमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो भी ग्राफ की सूरत में दिखाई गई है। अगर एंजाइम्स के बगैर एक्टिवेशन एनर्जी हो तो अगर एंजाइम्स के बगैर एक्टिवेशन एनर्जी है तो वो उसकी अमाउंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एंजाइम्स के बगैर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट अप करने के लिए। लेकिन अगर एंजाइम्स मौजूद हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी अमाउंट जो हमें कम मिकदार में रिक्वायर्ड होगी, और एंजाइम्स की मौजूदगी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम यूटिलाइज़ करेगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स के होते हुए एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी अमाउंट कम रिक्वायर्ड है, और एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से एंजाइम्स जो हैं इनकी ग्रुप बंदी हम इस मुकाम पर कर सकते हैं जहां वो काम करते हैं, यानी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। 2 ग्रुप्स में हम एंजाइम्स को डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स और दूसरे जो है हमारे पास वो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स मसलन ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में काम करते हैं। और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं ये वो एंजाइम्स हैं जो कि हमारे मैदे में पेप्सिन एंजाइम जो कि मैदे की कैविटी में पाया जाता है उसमें काम करता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो हैं ये पेप्सिन एंजाइम्स हैं और ये मैदे के अंदर काम करते हैं। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे स्टमक में हो रहे हैं उनको जो है ये वाले एंजाइम्स जो हैं प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगे। और जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं ये हमारे सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद है उसके अंदर अपनी मौजूदगी और अपना जो इनकी एग्जिस्टेंस है यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस के अंदर
जारी रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की टर्म्स हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म जो लफ्ज़ है, इसकी इस्तिलाह एक यूनानी लफ्ज़ से की गई है जिसके मानी है तब्दीली के। और मेटाबॉलिज्म ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शंस है जो कि हमारी बॉडी में या बाकी जानदारों के सामने हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म का तस्वर सबसे पहले इब्न नफीस ने दिया था और इसके मुताबिक जिस्म और उसके हिस्से हमेशा तब्दीलियों से गुज़र रहे होते हैं और इन्हीं तब्दीलियों को, इन चेंजेस को मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। ऐसे प्रोसेस जो ज़िंदगी की बका के लिए इंतहाई अहम हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस। मेटाबॉलिज्म इन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस का नाम है जो जानदारों में ज़िंदगी की बका के लिए हो रहे होते हैं और ये अमाल जानदारों को नशोनुमा, रिप्रोडक्शन, अपनी साख्त को कायम रखना, माहौल को के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं उसके काबिल बनाने के काबिल बनाते हैं। इसी तरह से एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म्स। एनाबॉलिज्म्स वो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें बड़े मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें बड़े मालिक्यूल्स बनाए जाएं इन्हें एनाबॉलिज्म कहते हैं। और कैटाबॉलिज्म्स ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें बड़े मालिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। बड़े मालिक्यूल्स जब टूटते हैं तो तवानाई की एनर्जी की एक ख़ास मकदार हासिल होती है, जबकि एनाबॉलिज्म्स में एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। इसी तरह से बायोकेमिकल रिएक्शंस दर हकीकत तवानाई मुंतकिल करने वाले अमाल हैं। किसी में तवानाई इस्तेमाल होती है और किसी रिएक्शंस में, किसी बायोकेमिकल रिएक्शंस में तवानाई जो है वो हमें हासिल हो रही होती है। तो ये जो टर्म्स आपने आज के लेक्चर में पढ़ी हैं इनको आपने लर्न एंड राइट करना है। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।